अब हमें पढ़ना है नेचुरल किलर सेल्स को। नेचुरल किलर सेल्स पहले हमें देखना है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं। तो लिम्फोसाइट्स, जैसे कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है, इससे लिम्फोइड स्टेम सेल्स ओरिजिनेट होंगे एंड लिम्फोइड स्टेम सेल से हमें टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल्स मिलेंगे। टी सेल का नाम इसे हम टी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मैच्यूरेशन है वो थाइमस में होता है। बी सेल का मैच्यूरेशन बोन मैरो में होता है और नेचुरल किलर सेल इटसेल्फ मैच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी नेचुरल किलर सेल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन्नेट लिम्फोइड सेल्स का। आप जितने भी यहाँ पे सेल्स देख रहे हैं इन्नेट लिम्फोइड सेल्स हैं। बी सेल, टी सेल प्रोवाइड करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल किलर सेल प्रोवाइड कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, सो नेचुरल किलर सेल्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं देखिए, हम समझते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं लाइक टी सेल्स। जो टी सेल्स हमारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही टी सेल के सिमिलरली नेचुरल किलर सेल भी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, बट इनकी नेचुरल किलर सेल्स पर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। क्या कहा मैंने? नेचुरल किलर सेल्स हैव नो टी सेल रिसेप्टर बट दे सिक्रीट साइटोकाइंस लाइक टी सेल्स। आपको अभी ये याद कर लो, अभी जब हम आगे देखेंगे मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अर्लियर हम इसको नेचुरल किलर सेल्स को किस नाम से बुलाते थे? इसे हम लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स भी कहते थे, अर्लियर नोन एज लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या इनका फंक्शन है? नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन क्या है? गाइस, ये बॉडी में जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ये नेचुरल किलर सेल मैंने ड्रॉ करके रखा है। अब ये जो नेचुरल किलर सेल है, इसकी सरफेस पे दो टाइप के रिसेप्टर है। एक रिसेप्टर है स्टिमुलेटरी, जो कि एक्टिवेट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स को, और एक है इनिबिटरी, और ऑब्वियसली वो इनएक्टिवेट करेंगे, इनिबिट करेंगे नेचुरल किलर सेल्स को। क्या कहा मैंने? इसकी सरफेस पे दो रिसेप्टर्स है। स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, अगर ये एक्टिवेट हुए तो ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे नेचुरल किलर सेल्स को, और अगर इनिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये इनएक्टिवेट करता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन कैसे होता है देखिए, यहां पर मैंने एक MSC1 एक्सप्रेशन करके चीज यहाँ पे नोट करी है। ठीक है, MSC1 एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, बॉडी में नॉर्मली नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में प्लाज्मा में मूव कर रहे होते हैं। अब अगर ये मूव कर रहे होते हैं तो अगर इनका स्टिमुलेटरी रिसेप्टर किसी भी हमारे नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो जाता और नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट होते तो वो हमारे नॉर्मल सेल्स को ही डैमेज कर देते। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल है, उन नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में अगर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर आ जाता इस नेचुरल किलर सेल्स का तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में आपने देखा कभी कोई नॉर्मल सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि MSC1 एक्सप्रेशन होता है नॉर्मल सेल्स पर। क्या लिखा मैंने? ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल सेल्स हैव MSC1 एक्सप्रेशन। बॉडी के जितने नॉर्मल सेल्स है ना उस पर MSC1 एक्सप्रेशन, MSC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अभी MSC1 मॉलिक्यूल करता है क्या? MSC1 मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विद द इनिबिटरी रिसेप्टर। MSC1 मॉलिक्यूल जो है इनिबिटरी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ना ये इनएक्टिवेट रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में अगर ये नेचुरल किलर सेल्स आता है, हमें नॉर्मल सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है गाइस, नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस नेचुरल सेल को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब नेचुरल सेल को इनएक्टिवेट कैसे करते हैं नॉर्मल सेल्स? नॉर्मल सेल्स के पास एक बहुत ही अच्छा MSC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि नेचुरल किलर सेल के इनिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन करता है और नेचुरल किलर सेल को इनिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये तो हमारे पास हमारे नॉर्मल सेल के पास, बट मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है और ट्यूमर सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। तो वहां पर क्या मैकेनिज्म यूज होता है? किस तरीके से नेचुरल किलर सेल्स जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स को
समझ पाते हैं, उनको देखते से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचुरल नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो उसका भी गाइज मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म लिख के रखा है, ठीक है। पहले से मैं ये क्यों नोट डाउन करके रखा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कम टाइम में, लिखने में टाइम बहुत जाता है ना। सो आप समझते जाइए। इन द केस ऑफ वायरल इन्फेक्टेड सेल देयर इज अ डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ MSC1 मॉलिक्यूल अकर्स। अब देखिए, अगर MSC1 मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन सेल पे रहता है तो वो नेचुरल किलर सेल्स को इनएक्टिवेट करते हैं, और हमें वायरस इन्फेक्टेड सेल में इन MSC1 मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन वो डिक्रीज इसलिए करना है क्योंकि अगर इसका एक्सप्रेशन डिक्रीज होगा तो हम बहुत ज़्यादा नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए ना, ये अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो नेचुरल किलर, ये मॉलिक्यूलर MSC1 अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो नेचुरल किलर सेल्स इनएक्टिवेट हो रहे हैं, और अगर हमें नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेटेड रहने देना है तो हमें इन MSC1 का एक्सप्रेशन डिक्रीज करना होगा, ठीक है। अब म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स में क्या होगा? जो म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स है ना, दे इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच ओवर स्टिमुलेटिंग द स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स। सो इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर स्टिमुलेटिंग द स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर। ये जो म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स है ये क्या करेंगे, ये बेसिकली ये जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है जिसकी वजह से NK सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इन स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, ओवर स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे NK सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, एंड बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म्स एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स एंड गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दोनों ही मैकेनिज्म नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और फिर ये दोनों सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स, दोनों ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। आया आपको समझ में? सिंपल है गाइस, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूं मैं, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि MSC1 मॉलिक्यूल, इसका एक्सप्रेशन डिक्रीज कर दो क्योंकि हमें इस NK सेल्स को एक्टिवेट करना है। अगर ये MSC1 को आपने अगर एक्सप्रेशन इसका डिक्रीज नहीं करा तो ये MSC1 क्या बहुत सारे नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट होने ही नहीं देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, और हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की हम किलिंग कर पाए। तो इस MSC1 एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर दो, और जो म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स उसको ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि बहुत सारे नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो सके, जिसकी वजह से इन सेल्स का डिस्ट्रक्शन, नेचुरल किलर सेल्स एंड जिसकी वजह से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। एक मैकेनिज्म ये है। इस मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि जो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर और इनहिबिटरी रिसेप्टर, इस वजह से नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं और इन वायरस और म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। एक मैकेनिज्म और है गाइस, इस मैकेनिज्म का नाम है ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें भी ये एंटीजन, वायरस एंटीजन या जो भी ट्यूमर सेल्स है, म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स है, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट ये नेचुरल किलर सेल्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये जो एंटीजन है ना, ये डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है नेचुरल किलर सेल्स से, इनके बीच में एक बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी। आप समझ रहे हो? देखिए, नेचुरल किलर सेल है, इसकी सरफेस पे CD56 एंड CD16 प्रेजेंट है। CD16 क्या है, ये FC रिसेप्टर है। अब ये FC रिसेप्टर क्या होता है, जब एंटीबॉडी जो है उसकी जो FC चेन है उसको साथ इंटरेक्शन करने के लिए FC रिसेप्टर होना जरूरी है। अगर हमें एंटीबॉडी के साथ किसी भी मॉलिक्यूल को इंटरेक्शन करना है तो एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट FC चेन से अगर आपको FC एरिया या चेन से आपको अगर इंटरेक्शन करना है तो हमें FC रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो CD16 मॉलिक्यूल इज वर्क एज अ FC रिसेप्टर, तो ये इजीली एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन कर लेगा। तो और हमें पता है बॉडी में कहीं पर भी एंटीजन डिटेक्ट होगा तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन तो होता ही है। तो इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से हेल्प क्या मिली, एंटीजन अटैच हुआ एंटीबॉडी से, और एंटीबॉडी का जो FC एरिया है उसका रिसेप्टर हमें NK सेल्स पे प्रेजेंट है, CD16। तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी इस NK सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो NK सेल्स एक्टिवेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन CD16 एंड एंटीबॉडी FC रिसेप्टर, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया।
इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो एनके सेल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, इस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कितना ईजी है, हम पिछले वाले में देख रहे थे कि एनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट कर दो, इनहिबिट कर दो, एनके सेल्स एक्टिवेट और इनएक्टिवेट हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि एनके सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो किसके थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, एंटीबॉडी के थ्रू। एंटीबॉडी से अटैच है एंटीजन से, और इस तरीके से अगर एनके सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, अब हम देखने वाले हैं बी सेल्स। गाइस, हमने ये जो टेबल बनाया है यहाँ पर टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल्स, इसमें हमने नेचुरल किलर सेल्स को समझ लिया है। अब हम बी सेल देखेंगे एंड आफ्टर द बी सेल हम टी सेल को डिस्कस करेंगे। तो बी सेल्स में गाइस हमें सबसे पहले इनकी लोकेशन समझना कि बी सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ का लोकेटेड है। तो ये है लिम्फ नोड में लोकेटेड, स्प्लीन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, टॉन्सिल में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लिम्फ नोड, स्प्लीन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड टॉन्सिल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिम्फ नोड का एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करा है, ठीक है। इस लिम्फ नोड में मैं बताना चाह हूँ कि लिम्फ नोड में देखिए ये एक ऑरेंज कलर का मैंने कॉर्टेक्स एरिया मार्क करा है, ये पैराकॉर्टेक्स बनाया मैंने, एंड सेंट्रली लोकेटेड मेडुला फॉर्म करा है। अब मुझे आपको इसमें बताना है कि कहाँ पर बी सेल्स प्रेजेंट है, कहाँ पर टी सेल्स प्रेजेंट है, कहाँ पर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। ईजी में आपको मैं ईजी मतलब एक मेमोराइजेशन के साथ याद करवाना चाहता हूँ कि मेडुला रीजन में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, एम फॉर मेडुला, एम फॉर मैक्रोफेजेस, ठीक है। मेडुला सबसे सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, और सबसे आउटसाइड एरिया की मैं बात करूँ कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स जो सबसे बाहर का एरिया है उसमें कौन से सेल्स पड़े हैं, बी फॉर बाहर, बी फॉर बी सेल्स। कॉर्टेक्स सबसे बाहर वाला एरिया है, बी फॉर बाहर एंड बी फॉर बी सेल्स। यहाँ पर हमें बी सेल्स मिलेंगे। इससे आपको याद हो गया कि बी सेल्स जो है कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। मेडुला में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, मैक्रोफेज। सो बचे हुए टी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली पैराकॉर्टेक्स। इस तरीके से हमें याद हो गया। हम सब कोई भी पूछेगा ना कि लिम्फ नोड में कॉर्टेक्स में मेजरली क्या प्रेजेंट है, तो आप बता देंगे बी सेल्स मेजरली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, मेडुला में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिम्फ नोड में हमने देखा कि बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गाइस बहुत ही बड़ी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहाँ प्रेजेंट है बी सेल्स। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन कोई पूछ लिया कि कहाँ पर प्रेजेंट है, विलाई पर प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई पर प्रेजेंट है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एग्जैक्ट बताइए कि कहाँ प्रेजेंट है। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो म्यूकोसल टिश्यूज हैं, आप देखेंगे कि म्यूकोसल जो म्यूकोसा है, म्यूकोसल टिश्यूज है, उसमें हमें माल्ट मिलता है। माल्ट क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहीं पर आपको बी सेल्स लोकेटेड दिखेंगे, ठीक है। अभी जो म्यूकोसा एसोसिएटेड माल्ट टिश्यू है ये आपको जीआईटी में हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पीएस पैचेस में। पीएस पैचेस एक जगह है वहां पे माल्ट का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड पीएस पैचेस आपको पता है जीआईटी के कौन से पार्ट में है, इलियम, जेजुडम, ड्यूडेनम, किस पार्ट में हमको पीएस पैचेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, इलियम में। तो जीआईटी में म्यूकोसल टिश्यू है, म्यूकोसल टिश्यूज में माल्ट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट है। उस लिम्फॉइड टिश्यूज में हमें बी सेल्स मिलेंगे। कहाँ है ये माल्ट, पीएस पैचेस में। पीएस पैचेस कहाँ है, इलियम में। सो व्हाट विल हैपन्स इन द केस ऑफ एंटेरिक फीवर। क्या आपको पता है एंटेरिक फीवर के केस में क्या होता है। जनरली ये चिल्ड्रंस में देखा जाता है। एंटेरिक फीवर में हम देखते हैं कि देयर इज अ अल्सरेशन ऑफ पीएस पैचेस अकर्स। जो पीएस पैचेस है उसका अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन किसकी वजह से होता है, सैल्मोनेला एंड सिगले ए, ये दोनों ही जीआई ट्रैक्ट को इन्वेट करते हैं थ्रू द एम सेल्स ऑफ द पीएस पैचेस, ठीक है। जिसकी वजह से एंटेरिक फीवर, अल्सरेशन हो जाता है पीएस पैचेस का और हमें एंटेरिक फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें बी सेल्स मार्कर्स समझना है। बी सेल्स मार्कर्स में CD19, CD20, CD21, 22, 23 जनरली हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से जो CD19 है वो पेन बी मार्कर है। पेन बी मार्कर का मतलब क्या है,
CD19 हमें बी सेल के ग्रोथ से लेके मैच्योर होने तक पूरी लाइफ साइकिल जो बी सेल की, उस पूरी लाइफ साइकिल में हमें CD19 सेल बी सेल मार्कर देखने को मिलता है. Other one are CD40, CD80, CD86. CD20 is a receptor for Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus उसके लिए रिसेप्टर जो है CD20 है, ये भी बी सेल मार्कर है. अब हम इंपॉर्टेंट बी सेल मार्कर देखने वाले CD40. CD40 क्या करता है, टी सेल के ऊपर प्रेजेंट CD40 लाइगेंड है. बी सेल मार्कर CD40, टी सेल के ऊपर कौन से सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, CD40 लाइगेंड. तो जो CD40 है इट बाइंड्स विद CD40 लाइगेंड्स ऑन टी सेल. ओके, तो जब बी सेल इस बाइंडिंग के थ्रू CD40 के थ्रू टी सेल से जब बाइंड करेगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल एंड टी सेल इंटरेक्शन.